How are you, all of you? I hope you are fine. And today we will start our next topic of geography, class 12th. And this is today topic is the four pillar of human development. मानव विकास के चार स्तंभों के बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो वो चार स्तंभ कौन से हैं वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। Last time I told you about the growth difference between about the growth and the development. वृद्धि और विकास में अंतर क्या है ये मैंने आप लोगों को समझाया था। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को समझाया था किस चीज़ के बारे में बताया था, डॉक्टर अमर्त्य सेन के बारे में, ठीक है, जो हमारे देश के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, और महबूब उल हक जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मीन्स बोथ आर बिलोंग टू साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है। और साउथ एशियन कंट्रीज में यहाँ पर किन दो कंट्रीज की बात की गई है, इट्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बारे में उनके जो अर्थशास्त्री हैं, फेमस मीन्स इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी जो अवधारणाएं हैं उस कंसेप्ट को लेकर हमने लास्ट टाइम यहाँ पर इस चैप्टर का डिस्कस किया था। टुडे वी वांट टू डिस्कस अबाउट द फोर पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ऐसे पिलर्स, ऐसे स्तंभ, जैसे आप एक बिल्डिंग की यदि एक इमारत की बात करते हैं तो वो स्तंभों के ऊपर टिकी हुई होती है, और इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर मानव विकास की बात करते हैं तो वो उनके भी कुछ पिलर्स होते हैं, स्तंभ होते हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का मानव विकास कैसा है, या मानव विकास को बढ़ावा जो है वो किस तरीके से दिया जा सकता है। ये चीज़ जो है वो आज यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड थिंग आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ, ये टॉपिक आपका एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से, इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके सामने बन जाता है, और आपसे यहाँ पर डिफरेंसेस भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर आपके सामने फोर पिलर जो है वो राइट डाउन किए हैं। फोर पिलर, फर्स्ट वन इज द इक्विटी, आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दिस इज द सस्टेनेबिलिटी, एंड आफ्टर दैट प्रोडक्टिविटी, और फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर एम्पावरमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब हम इनकी बात करते हैं तो इसमें हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो हमारा इक्विटी है, इक्विटी का अर्थ यहाँ पर देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, द फोर पिलर्स, द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हिंदी में हम इसे कहेंगे मानव विकास के चार स्तंभ, मानव विकास के चार स्तंभ। अर्थ जो है वो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि इन फोर पिलर्स की जो है वो मानव विकास में क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम इनके बारे में इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। देन अवर फर्स्ट इज इक्विटी। क्या बोलते हैं इसे, इक्विटी बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे कहते हैं समता। देखिए बच्चों, समता का अर्थ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर सभी की पहुँच का, सभी को अवसर जो हैं वो प्रदान किए जाएं ताकि वो उन चीज़ों तक पहुँच सके, ठीक है। मतलब पहुँच जो है वो लोगों तक, ऐसे अवसर लोगों के पास होने चाहिए ताकि वो उन चीज़ों को एक्सेस कर सकें, उन रिसोर्सेज तक, उन संसाधनों तक वो पहुँच सके। किसी भी बिहाफ पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, वट एवर द थिंग्स। किसी भी बिहाफ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव यहाँ पर होना नहीं चाहिए, और सभी को जो है वो यहाँ पर
बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। देखिए ये बातें जो है वो यहाँ पर लिखी गई हैं, लेकिन यदि मैं यहाँ से यदि बात करती हूँ, आप किसी भी देश की एक सोसाइटी को उठाकर वहाँ का एनालाइज कर सकते हैं। आप एनालाइज किस तरीके से करेंगे, लाइक ऐसे आपने एक कंट्री उठाई है और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्कूल हैं, स्कूल तक बच्चों की एजुकेशन में यदि आप बात करेंगे तो आपको वहाँ ये नहीं देखना है कि वहाँ पर कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, आपको ये देखना है कि मेल और फीमेल्स कितने प्रेजेंट हैं, मीन्स गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड में देखना है। मैक्सिमम जो संख्या की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा है, जैसे कि हम यहाँ पर यदि ये कहें, यदि बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, एक क्लास में 50 बच्चों में से यदि 2 बच्ची हैं, 2 गर्ल चाइल्ड हैं और 48 बॉयज़ हैं, तो हम वहाँ पर यह कह सकते हैं कि इस देश में जो स्थिति है गर्ल चाइल्ड की वो क्या है, अच्छी नहीं है, उनके फेवर में नहीं है। और यहाँ से हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वो जो गर्ल चाइल्ड उस देश के हैं, उनकी जो पहुँच है वो उनकी शिक्षा के संसाधन, शिक्षा के जो साधन है, जो उनके पास शिक्षा का जो ऑप्शन है, उनको उनके लिए लिमिटेड कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है, उन तक उनकी पहुँच नहीं है। और यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर किया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पिलर की बात करने वाले हैं, और इस पिलर के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, सस्टेनेबिलिटी। ये आपका जो है 10th क्लास में भी एक टॉपिक रहा है। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, हिंदी में इसे सतत पोषणता बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? सतत पोषणता बोलते हैं। देखिए जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनका जो यूटिलाइजेशन है, जो हमारे संसाधन हैं, यू नो वेरी वेल कि वो सीमित हैं। उन संसाधनों की जब हम बात करें तो देखिए उन तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि जो उनकी पहुंच हो तो उन संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग किया जाए कि जो आज वाली पीढ़ी उनका अच्छे से प्रयोग कर सके, और भावी जो पीढ़ी है हमें उन संसाधनों का जो प्रयोग है वो दिमाग में ये बात ध्यान रख के करना है कि उन्हीं रिसोर्सेज का जो यूज है वो भावी पीढ़ियों को भी करना है। तो हमें दिमाग में हमेशा जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है उनको मद्देनजर रखते हुए जो आज के समय पे हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से इसे क्या कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, और हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, सतत पोषणता कहा जाता है। यहाँ से भी हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे कि आप किसी भी जगह का एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। किसी जगह पर यदि गर्ल चाइल्ड को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि वो जो उनकी भावी पीढ़ी है, जो वो बच्चे, जो गर्ल चाइल्ड है, वो अपने बच्चे के लिए संसाधनों को क्या कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। उन संसाधनों तक उस बच्चे की पहुंच नहीं हो सकती है। वो जो उसको हमने विकल्प प्रदान किए हैं, जो उस बच्चे को हमने ऑप्शंस दिए हैं, उन ऑप्शंस तक, उन विकल्पों तक उसकी पहुंच क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ से उठा सकते हैं, जैसे कि एक बच्चे को आपने ऑप्शन दिया है, किसी भी आप सर्विस का ऑप्शन दे सकते हैं, लाइक एज आप उस बच्चे को एक विकल्प देते हैं कि आप अध्यापक बन सकते हैं, और भी विकल्प आप उसे दे सकते हैं। और इन विकल्पों का यूटिलाइजेशन जो है वो कब कर पाएगी, जब वो एजुकेटेड होगी, जब वो साक्षर होगी, शिक्षित होगी, तभी वो जो है इन ऑप्शंस का यूज कर सकती है। लेकिन यदि उस बच्ची को स्कूल नहीं भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि उस बच्ची के लिए वो संसाधन जो है, जो अवसर हमने उसको प्रदान किए, वो क्या हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, और यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, उत्पादकता है।
तो प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी का अर्थ यहाँ पर, उत्पादकता का अर्थ यहाँ पर है श्रम की उत्पादकता, ठीक है, वर्क की उत्पादकता। वर्क की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अपने लोगों की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करके, उनकी क्षमता को बढ़ाकर हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी देश के लिए जो उसके नागरिक होते हैं वही उसका वास्तविक धन और वास्तविक पूंजी होते हैं, और इसी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उनको एजुकेशन दे सकते हैं ताकि उनको उनके अधिकारों के बारे में पता चले, उनको हम शिक्षित कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम उनको हेल्थ फैसिलिटीज दे सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में हम बात करें तो हम उनको यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं, जिनसे उनके जीवन का जो स्तर है वो काफी अच्छा रहेगा, और उनकी जो आयु है वो जीवन प्रत्याशा जो निकाली जाती है वो भी उस देश की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यदि हेल्थ सर्विसेज किसी व्यक्ति को दी जाती हैं तो उस देश की हम क्या कहेंगे, मृत्यु दर जो है, डेथ रेट जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइनिंग स्टेज पर आ जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एंड द नेक्स्ट इज द एम्पावरमेंट। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, देखिए इसके नाम से ही क्लियर है कि हम अपने देश के नागरिकों को किस प्रकार शक्तिशाली बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ऐसी पॉलिसीज का निर्माण करना चाहिए, ऐसी नीतियों को बनाना चाहिए जो लोगों को क्या कर सके, ऐसी नीतियां बनाएं जो उनकी भलाई के लिए हों ताकि उनका आगे कोई बेनिफिट हो सके। तो हमें ऐसी पॉलिसीज का निर्माण करना चाहिए जो पब्लिक ओरिएंटेड हों, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में बताकर और ऐसी चीजें उपलब्ध करा के उनको एम्पावरमेंट जो है वो एम्पावरफुल बना सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सशक्तिकरण कहते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस में यदि मैं यहाँ पर उठाती हूँ तो एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर ये भी है आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जो क्षमता है और जो सतत पोषणता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्सचुअल्स में भी दिया गया है। टेक्सचुअल्स में आपकी ये क्वेश्चन नहीं है कहीं पर भी कि मानव विकास के 4 स्तंभों का वर्णन कीजिए, बट जो आपके एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वहां पर यहाँ से आपसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन जो है वो लिखना भी है। क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे मैं बोल रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, या ऐसे लिख सकते हैं व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे राइट डाउन द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है देखिए 4 पिलर के बारे में आप लिखेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, तो ये 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मानव विकास क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आज आपने यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया है, आप इसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, उसके साथ ही जो है वो आप इसको लर्न करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ से ये चीज आप नोट डाउन करें। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कि किस तरीके से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। तो मानव विकास का मापन जो है वो किस आधार पर किया जाता है, उसके हमने यहाँ पर कुछ अप्रोचेस जो हैं वो अपनाए हैं। बेसिकली जो स्केल पे मेजरमेंट होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ वो बात करूँगी कि कौन से उपागम, कौन से अप्रोचेस होती हैं जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट तक पहुँच सकते हैं, या जिनके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि किसी देश का जो मानव विकास है वो किस लेवल तक है, किस सतह तक है, और फिर हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आज अभी जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट है वो क्या है, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। लिखिए आप अपने टॉपिक का नाम, अप्रोचेस
to women डेवलपमेंट, मानव विकास की उपागम। देखिए, जब मैं सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच की बात करती हूँ तो फर्स्ट अप्रोच में आप जनरली भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की इनकम अच्छी है तो आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि जो उसके जीवन का स्तर है वो भी क्या है, काफ़ी अच्छा है। तो यहीं से जो अलग अलग देशों के हम लोगों की पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं और उसके आधार पर हम उस कंट्री को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो देखिए, जहाँ जिस देश के व्यक्तियों की इनकम का जो सोर्स है, जो आय है वो अच्छी होगी, ठीक है, तो उस जगह का जो जीवन स्तर है लोगों का वो भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो फर्स्ट अप्रोच जो है वो हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गई। फर्स्ट अप्रोच में हमने किसका एक्सप्लेन किया है, इनकम अप्रोच का, आय उपागम का हमने यहाँ पर वर्णन किया है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या है, इट्स वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच को हिंदी में क्या बोला जाता है, कल्याण उपागम बोला जाता है। कल्याण उपागम, देखिए कल्याण का मतलब क्या है, भलाई, ठीक है। तो जो लोगों की भलाई के लिए जिन नीतियों का निर्माण सरकार करती है, जिन नीतियों पे सरकार जो है वो पैसा खर्च करती है, वहाँ से हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। जैसे कि कल्याण उपागम में लोगों के स्वास्थ्य पे जो सरकार पैसा खर्च करती है, लोगों की शिक्षा के लिए, अपने देश की गरीबी को दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराना है, इन चीज़ों पर सरकार जब इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, वेलफेयर अप्रोच कहा जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच क्या है, बेसिक नीड्स अप्रोच है। बेसिक नीड्स अप्रोच की जब हम आधारभूत आवश्यकताओं की बात करें तो जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसके अनुसार कुछ चीजें जो हैं वो आधारभूत चीजों में सम्मिलित की गई हैं। जैसे हम यहाँ से बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य जो है, शिक्षा जो है, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसा है, लिटरेट है, लिटरेसी रेट वहाँ की कैसी है, साक्षरता दर कैसी है, लोगों की पहुँच जो है वो शिक्षा के संसाधन तक कितने हैं, भोजन की बात करें तो वहाँ पर भोजन का जल आपूर्ति कैसी है, स्वच्छता और जो उनके रहने की यदि हम बात करें, आवास की बात करें तो वो कैसे घरों के अंदर रहते हैं। ऐसी चीज़ों से भी हम ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस देश का जो मेजरमेंट है वो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, मानव विकास जो है वो उस देश का कहाँ एग्जिस्ट करता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट इज द लास्ट, कैपेसिटी अप्रोच। कैपेसिटी अप्रोच की जब हम बात करें तो इसका जो पूर्णतः श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को इसका श्रेय दिया जाता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बात करूँ तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बताई है कि ये हमारे भारत के जो है वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जब मैं यहाँ पर कैपेबिलिटी में हम अपने लोगों की यहाँ पर क्षमता को बढ़ाकर भी मानव विकास जो है वो, मानव विकास का जो इंडेक्स है उसमें हम अच्छे स्तर पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटे, अभी तक हमने जो चैप्टर में पढ़ा है एक बार हम उसका ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर वृद्धि और जो विकास है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो वृद्धि है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, जो क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। तो क्वेश्चंस लिखिए बेटे आप। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इन 2 मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप 1 मार्क में, जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है वो किस देश से संबंधित हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज बिलोंग टू विच कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से लिखेंगे कि जो महबूब उल हक हैं वो किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर रहेगा वो किस देश के अर्थशास्त्री हैं,
वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ दीज टू कंट्री include you can see these are the South Asian countries। एशिया कंटिनेंट के अंदर हम यहाँ पर आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इन अवर ग्लोब। एंड यदि हम एशिया में भी बात करें कि हम किस पार्ट में लाई करते हैं, देन वी लाई इन द साउथ एशियन, ठीक है, साउथ रीजन में, एशिया के साउथ रीजन में हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। I told you about the means 4 pillars of the human development। मैंने मानव विकास के आपको यहाँ पर 4 स्तंभों के बारे में वर्णन किया था। तो 4 स्तंभों का जब मैंने वर्णन किया तो उनके क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करा दिए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 5 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं और जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन द अप्रोचेस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको मानव विकास के उपागमों का वर्णन करना है। तो 4 जो उपागम हैं, 4 जो अप्रोचेस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। देयर इज अ फर्स्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच, देन आफ्टर वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच की मैंने यहाँ पर बात की है और इनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये सभी जो अप्रोचेस है वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में HDI बोलते हैं, जो प्रतिवर्ष जो है प्रकाशित किया जाता है, उसमें प्रत्येक देश का जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं UNO द्वारा प्रतिपादित किया जाता है और जितने भी UNO के सदस्य हैं उन सभी सदस्यों में कौन से देश का स्तर कैसा है उसके बारे में यहाँ पर उनको नंबरिंग दी जाती है। तो HDI को किस स्केल से मेजर किया जाता है और किस तरीके से मेजर किया जाता है, ये जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसमें हमारे 1 मार्क्स के और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपको। और मैं क्वेश्चंस आपको साथ के साथ क्लियर कर रही हूँ बच्चे, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस जो है वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे ताकि आपको कल किसी भी आप जब बोर्ड एग्जाम देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है वो फेस ना करनी पड़े। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके।